गुना पंक्ति किसकी है? ये भिखारी दास की है। किसकी है? रीत किसकी है? भिखारी दास की है। इंपॉर्टेंट है, सब रीत काल कवि हैं। तो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से रीत मुक्त कविता की विशेषता कौन सी है? स्वच्छंदतावाद, सामाजिकतावाद या निर्व्यक्तिकता या ऐतिहासिकता? तो इसमें कौन सी हो गई? स्वच्छंदतावाद। ठीक है, स्वच्छंदतावाद इंपॉर्टेंट है। चलो बाकी और भी देखना चाहें तो देख लें कि स्वच्छंदतावादी आत्म प्रधान और व्यक्तिपरक, सांकेतिक और व्यंजना प्रधान, कल्पना और असाधारणता की प्राचुर्य, और पांचवा कौन है? भाव प्रधान अधिक, रूप प्रधान कम थी। ठीक है, ये रीत मुक्त कवियों की विशेषताएं हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखो अगला प्रश्न आ गया, एकांत संगीत। बहुत अच्छी रचना है। किसकी रचना है? एकांत संगीत। सबको पता है किसकी रचना है? ये श्रीधर पाठक की है ना, हरिवंश राय बच्चन की है। बताइए, या रामेश्वर शुक्ल अंचल या महादेवी वर्मा। ठीक है, तो ये किसकी है? एक निशा, निमंत्रण, मौन, मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, ये सब किसकी रचना है? हरिवंश राय बच्चन की। इनकी 4 आत्मकथाएं कौन कौन सी? क्या भूलू, क्या याद करूँ, नीड़ का निर्माण, फिर 10 द्वार से सोपान तक, और बसेरे से दूर। ये किसकी आत्मकथाएं हैं? हरिवंश राय बच्चन की। ये इंपॉर्टेंट याद रखना। चलो ये देखो लिख गया, यहाँ पे लिखा है। अच्छा वही तो मैं कंफ्यूज हुआ। देखो एकांत संगीत पूछे 1939 में, ये हरिवंश राय बच्चन की है। एकांतवासी योगी पूछे, ये श्रीधर पाठक की है। एकांतवासी योगी श्रीधर पाठक, और एकांत संगीत हरिवंश राय बच्चन। कन्फ्यूजन वाली रचना है ये। ठीक है, इनको थोड़ा याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, शिव शंभू के चिट्ठे के रचनाकार कौन है? सब लोग जानते हैं, ये तो हमारे यूजीसी नेट की रचना है, निबंध है, लगा हुआ है। तो किसका है? बाल मुकुंद गुप्त का, श्याम सुंदर दास, सरदार पूर्ण सिंह, बालकृष्ण भट्ट। तो कौन है? बाल मुकुंद गुप्त हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन काशी नागरी पुचाणी सभा के प्रथम सभापति थे? ये बताना है। काशी नागरी पुचाणी सभा के प्रथम सभापति बताना है। कौन? बाबू श्याम सुंदर दास, पंडित राम नारायण मिश्र, बाबू राधा कृष्ण दास, बाबू गदाधर सिंह। बताइए चारों में से कौन है? जल्दी बताइए। हो गया उत्तर? मुझे पता था आप लोग गलत ही बताओगे। कौन है? बाबू राधा कृष्ण दास। कौन है? बाबू राधा कृष्ण दास, जो नागरी पुचाणी सभा के प्रथम सभापति थे। ठीक है, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। दुखनी बाला नाटक के लेखक कौन है? बताइए। दुखनी बाला श्रीनिवास दास हैं, राधा कृष्ण दास है, किशोरीलाल गोस्वामी, प्रताप नारायण मिश्र। बताइए कौन हो गया? ब्राह्मण पत्रिका के संपादक, ब्राह्मण पत्रिका का संपादन किसने किया था? प्रताप नारायण मिश्र ने। ठीक है, चलो तो यहीं पे बताइए कौन थे? राधा कृष्ण दास थे ना दुखनी बाला के नाटक के? कौन थे? हाँ, दुखनी बाला नाटक के कौन से? राधा कृष्ण दास थे। ये सब पढ़ते रहो, ये आपसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके जाओ हर हाल में। वहाँ से कम 10 प्रश्न आपको यहीं से देखने को मिलेंगे। पेपर जब आएगा तो मैं खुद ही दिखा दूंगा आपको। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। बाकी अब व्याख्या नहीं पढ़ेंगे, समय नहीं इतना। उत्तर दिख जाता है, ये बड़ी दिक्कत वाली बात है इसमें। चलो फिर भी बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी कहानी संग्रह प्रेमचंद का नहीं है? बता रहे हैं कहानी संग्रह जो प्रेमचंद का नहीं है। प्रेम पचीसी, प्रेम द्वादशी, मोहब्बत की राहें, क्या बात है, और सप्त सरोज। देखो सप्त सरोज है कि नहीं है ये बताइए, कौन सा नहीं है? प्रेम द्वादशी या मोहब्बत की राहें? कौन सा नहीं है? मोहब्बत की राहें इनका नहीं है प्रेमचंद का। बाकी है प्रेम पचीसी, प्रेम द्वादशी और सप्त सरोज। सप्त सरोज 1907 में आया था शायद। ठीक है, मोहब्बत की राहें देख लेते हैं कौन किसके? ये मोहब्बत की राहें जो कि 1945 में कहानी संग्रह आया था। फरिश्ता, बिगड़े हुए दिमाग, इंसान, सितार के तार, बलिदान की कहानियाँ, मंजिल, महफिल, मंगली की टिकुली, आप क्या कर रहे हैं इत्यादि। भैरव प्रसाद गुप्त की कहानियाँ, ये भी याद रखना। किसकी? भैरव प्रसाद गुप्त की कहानियाँ हैं। बाकी यहाँ पे देख ले सप्त सरोज 1917 में आया है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कहानी संग्रह फणीश्वर नाथ रेणु का नहीं है? ये बताइए। नहीं है। आदिम रात्रि की महक, अग्निखोर, अच्छे आदमी, गरीबी हटाओ। बताइए कौन सी नहीं है? बताइए कौन सी नहीं है?
कौन सा नहीं है? तो गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ इनका नहीं है। ठीक, तो देख लेते हैं गरीबी हटाओ किसका है। गरीबी हटाओ देख लेते हैं किसका है। देखो गरीबी हटाओ 9 साल की छोटी पत्नी, और कौन सा? काला रजिस्टर, चकैया नीम, ये सभी रविंद्र कालिया के होंगे, याद रखना। रविंद्र कालिया की कहानी है ये। ठीक है, चलो इम्पोर्टेंट। मृणाल, मृणाल किस उपन्यास की प्रमुख पात्र है? याद रखना। निर्वासित, परख, त्यागपत्र, अंतराल। याद रखना परख, सुनीता, त्यागपत्र ये सब जैनेंद्र के उपन्यास हैं। ठीक है, तो ये किसकी है? त्यागपत्र के है ना। मृणाल किसकी है? त्यागपत्र की। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। बम्बई के मजदूर संगठनों के जीवन संघर्ष पर आधारित उपन्यास है। आवा, ठीक है, और सम्रांगण, अनित्य, अंतर्वर्षी। बताइए कौन सा है? आवा चित्रा मुद्गल का शायद है उपन्यास। ठीक है, तो ये कौन सा? ए वाला। ठीक है, कौन सा है भैया? जीवन संघर्ष पर ए वाला है। बम्बई के मजदूर संगठनों के जीवन संघर्षों पर आधारित है कौन सा उपन्यास? आवा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 18 आ गया। निम्नलिखित में से कौन सा शब्दालंकार नहीं पूछ रहा है? शब्दालंकार नहीं है। शब्दालंकार क्या होता है कि जहाँ पे शब्दों की जो है विशेषता होती है उसे क्या कहते हैं? शब्दालंकार। जहाँ पे अर्थों की विशेषता देखी जाती है वहाँ पे अर्थालंकार। शब्दों की विशेषता हम जैसे आप लोग सब लोग जानते हैं, कौन से? बहुत फेमस उदाहरण है, कौन सा? कि 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है, नगन जड़ाती थी वो नगन जड़ाती है। ठीक है, तो 3 बेर और 3 बेर एक ही शब्दों का 2 बार प्रयोग हुआ है, अर्थ अलग अलग है। पहली वो 3 बार खाती थी खाना, और आज के समय में वो 3 बेर खा के, फल खा के अपना जो है गुजारा कर रही हैं। पहले वो नग्नों से जड़ी रहती थी, उसके पूरे अंग पे सोना चांदी सब जड़ा रहता था। आज क्या है? नग्न जड़ाती है, मतलब नगी शरीर पे कपड़े तक बेचारी की नहीं है। तो यहाँ पे अलंकार कौन सा हो गया? यमक अलंकार। यहाँ पे शब्दों की बात की गई। तो देखो श्लेष, विवक्षा, वक्रोक्ति, उपमा। बताइए इसमें कौन सा अलंकार ऐसा है जो अर्थालंकार है? बताइए बताइए कौन सा? उपमा। उपमा ये शब्दालंकार नहीं है क्योंकि अर्थालंकार है। कैसे? कौन सा? पीपर पाती सरस मन डोला। बहुत अच्छी लाइन है, वहीं से है कि मेरा मन पीपे के पत्ते के समान डोल रहा है। ठीक है, तो वहाँ पे उपमा अलंकार हो गया। ठीक है, चलो तो याद रखना कुछ अलंकार इसमें श्लेष है, विवक्षा है, वक्रोक्ति। यहाँ पे एक देखना चाहते हैं तो यमक भी देख सकते हैं, और देखना चाहते हैं तो अनुप्रास देख सकते हैं। ये सब कैसे अलंकार हैं? शब्दालंकार हैं, उपमा अलंकार। याद रखना ये। तो ये जो ऊपर लिखे हैं मैंने, श्लेष, विवक्षा, वक्रोक्ति और अनुप्रास और यमक, इन्हीं को छोड़ के लगभग में आपसे पूछा जा सकता है। तो और सब अर्थालंकार है। जो अलंकार शब्दालंकार थे सामने मैंने रख दिए हैं, इनको ध्यान रखेंगे तो आपसे काम में आ जाएगा, समझ लो। ठीक है, देखो वही यहाँ पे लिख दिया। देखो अर्थालंकार के उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, दीपक, अतिशयोक्ति, व्यतिरेक, सौदाहरण, संदेह, भ्रांतिमान, ये सब इसी के अलंकार हैं। अगला प्रश्न आता है कि रस सूत्र की व्याख्या करते हुए अभिव्यक्तिवाद, ठीक है, उत्पत्तिवाद, अभिव्यक्तिवाद, ठीक है, ये सब किस? उत्पत्तिवाद तो अलग हो गया। अब अभिव्यक्तिवाद की स्थापना किस आचार्य ने दी थी? बताइए किसने दी थी? भट्टनायक, शंकुक, भट्टलोलट, श्री हो क्या अभिनव गुप्त। तो हमने आपको जो पढ़ाया था रस सिद्धांत, तो बहुत अच्छी तरीके से ट्रिक बनाई थी कि यहाँ भी अभी है, यहाँ भी अभी लगा दूँ, अभिनव गुप्त हो गए। कौन हो गए? अभिनव गुप्त हो गए। चलो आगे बढ़ते हैं। देखना चाहो तो और देख सकते हो। यहाँ पे ये रहा, देखो भट्टलोलट का कौन सा हो गया सिद्धांत? उत्पत्तिवाद, बहुत अच्छी बात। शंकुक का कौन सा हो गया? अनुमतिवाद। भट्टनायक का कौन सा हो गया भैया? भुक्तिवाद। अभिनव गुप्त का कौन सा हो गया? अभिव्यक्तिवाद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न ये देखो आ गया आपके सामने। मैं फ़िलहाल आपके सामने रख देता हूँ, पर मैं इसमें सब बता दूंगा इसके आपके अर्थ।
प्रयत्न के आधार पर जो ला है वो किस प्रकार की ध्वनि है? पार्श्विक है, उत्क्षिप्त है, प्रकंपित है, संघर्षहीन है। देखो पार्श्विक ठीक है, ला भैया क्या होता है? पार्श्विक होता है। बहुत अच्छी बात। आपसे उत्क्षिप्त ध्वनि पूछ ले, क्या पूछ ले? उत्क्षिप्त ध्वनि पूछ ले तो याद रखना ये वाले आपने ध्वनियाँ देखी होंगी, ये बिंदु अढ़े और अढ़े इनको कहते हैं, ये उत्क्षिप्त या इन्हीं को फेंका हुआ वर्ण भी कहा जाता है या इन्हीं को द्विगुण व्यंजन भी कहा जाता है। इस बात को याद रखना। संघर्षहीन आपसे पूछे यानी जिसमें संघर्ष ही ना हो बोलने में, वो वर्ण कौन से होते हैं? याद रखना या और वाह होते हैं। बहुत अच्छी बात। प्रकंपित किसे कहा जाता है? यानी वे वर्ण जो बोलने में प्रकंपन करें या इसी को हम लुंठित भी कह सकते हैं। वो वर्ण जब हम बोले तो मुख से हमारी जीभ जिह्वा जो है लुढ़क के बाहर आए, उसी क्या कहते हैं? जो है प्रकंपित या लुंठित। इसको याद रखने सबसे अच्छी तरीका, मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरा नाम क्या है? राजू। अब मेरे नाम का जो पहला वर्ण है उसी को क्या कहते हैं? प्रकंपित या लुंठित। रा क्या कहा जाता है? रा। अब जब से रा बोलते हो तो देख आपको लगता हो कि हमारी जीभ क्या होती है? अंदर से लुढ़कते हुए बाहर आ रही, इसीलिए इसको प्रकंपित या लुंठित कहा जाता है। मैंने कहा अगर वर्णमाला सही से पढ़ना है तो यूपी बीएड वाली क्लास पढ़ाइए, उसको जाके वहाँ से पढ़ लेना, ठीक है? वर्णमाला के प्रश्न जब भी पूछता है तो आपके सामने थोड़ा ध्यान रखने लायक बातें हैं। देखो लिख दिया यहाँ का, प्रकंपित और लुंठित ध्वनि कौन सी है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आ गया आपके सामने कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? भारतेश्वर बाहुबली रास, श्रावकाचार, चंदनमाला रास, रेवंत की रास। अब सुनो यहाँ पे कि जिस व्यक्ति ने ये पेपर अच्छी तरीके से सॉल्व करके गया होगा तो इस बार जो यूजीसी नेट दिसंबर में एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, कौन सी रचना पूछी गई थी भैया आपको पता है? रेवंत गिरिरास, इसका समय पूछा। भारतेश्वर बाहुबली रास, इसका भी समय पूछा था। और चंदनमाला रास शायद नहीं पूछा था, ठीक है। पर श्रावकाचार तो जानते हैं सब लोग 933 में आई थी, ठीक है। ये तो पूछा जाता है, तो याद रखना इस बात को, ये पूछी जाती है। इसमें सबसे पहले कौन सी होगी? श्रावकाचार। देखते हैं कौन सी आ जाएगी। नहीं है? हाँ, ऑप्शन नंबर डी, श्रावकाचार। इसका समय हम लोग देख लेते हैं। देखो मैंने बताया श्रावकाचार का समय क्या है? 933। इस कृति को डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी की प्रथम रचना माना है। इसमें श्रावक गृहस्थ धर्म का वर्णन है। बहुत अच्छी बात। भारतेश्वर बाहुबली रास का समय क्या है? 1184, सब लोग जानते हैं। आगे बढ़ते हैं थोड़ा। चंदनमाला रास, ये समय पूछा, ये रचना पूछी जा चुकी है यूजीसी नेट दिसंबर में। समय इसका पूछा गया था 1200 में। और रेवंत की रास 1231, ठीक है। इन दोनों रचनाएं क्रम में लगाने के लिए आई थी, ठीक है। इसीलिए मैं कहता हूँ प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करके ही जाया करो। चलो आगे बढ़ते हैं। ये रहा, देखो अगला प्रश्न है कि अलंकार संप्रदाय के संबंध अलंकार ग्रंथों का सही कालानुक्रम क्या है? अलंकार सर्वस्व, अलंकार कौस्तुभ, काव्यालंकार सार संग्रह, काव्यालंकार। अब इसमें से हम मानते हैं आप लोगों को नहीं आता, पर ये बताइए कि आपको इन रचनाओं का रचनाकार तो पता होना चाहिए ना कि काव्यालंकार किसकी रचना है? भामा की है। किसकी है भैया? भामा की है। अब भामा का समय क्या है? 6वीं शताब्दी। इसका मतलब भामा सबसे पहले आए होंगे। तो देखते हैं सबसे पहली रचना काव्यालंकार किस में है? देखो डी में मिल गई, काव्यालंकार इसमें है सबसे पहले। बाकी काव्यालंकार सार संग्रह, अच्छा इसमें भी है, चलो कोई नहीं। तो सबसे पहले काव्यालंकार सार संग्रह, फिर काव्यालंकार सार संग्रह उद्भट, ठीक है, जो कि 9वीं शताब्दी के हैं। फिर अलंकार सर्वस्व, फिर अलंकार कौस्तुभ, ठीक है। इनका समय हम लोग देख लेते हैं। ये रहा, देखो मिल गया। भामा काव्यालंकार 6वीं शताब्दी, उद्भट काव्यालंकार सार संग्रह 8वीं और 9वीं के बीच में हमेशा पूछा जाता है, तो यहाँ पे 9वीं ही माना जाता है, यहाँ पे 8वीं रखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि 8वीं में वामन आया था, इस बात को याद रखना। और उनके काव्यालंकार सूत्रवृत्ति, इस बात को याद रखना। रुय्यक की कौन सी? अलंकार सर्वस्व 12वीं सदी में। और कर्णपूर्ण की रचना कौन सी? अलंकार कौस्तुभ 15वीं सदी में। चलो ये देखो आगे अंग्रेजी रचनाकार। अब इसको आप लोगों को याद करना है, तो भाई मैंने बहुत अच्छी तरीके से आल्हा बनाया है। आप जाके पाश्चात्य काव्यशास्त्र की वीडियो देखिए, उसमें सब के बारे में एक शुरुआत से, यहाँ हम कह सकते हैं प्लेटो से लेके जॉक देरिडा तक 1930, कहाँ 384 ईसा पूर्व से 427 ईसा पूर्व से फिर 1930 ईस्वी तक सबको कालक्रम के अनुसार मैंने आल्हा बनाया है। जाके उसको देखोगे अच्छी तरीके से यहाँ पे तैयार हो जाता है। आपको पता है? चलो बता देता हूँ यहाँ पे फिर भी।
ये देखो कालविज का समय क्या है, सब लोग जानते हैं क्या है कालविज का समय, कब है 1872, कितना है 1872 में आया था ना। मैथ्यू आर्नाल्ड का समय क्या है, ये पूरा नाम है मैथ्यू आर्नाल्ड, इनका समय क्या है 1822 के समय में आए थे ये। क्रोचे सबको पता है 1866 में आए थे, और जो मैथ्यू आर्नाल्ड बाद में। जॉन ड्राइडन, ठीक है, इनका समय 1231 के या समय में आया था, 1231 में। तो इसका मतलब सबसे पहले कौन होने चाहिए, जॉन ड्राइडन। तो ये 1231 वाले हो गए ना, ये देखो 1231, इनका समय 1800, देखो यहाँ पे आ गया समय, जॉन ड्राइडन 1631, ठीक है। कालविज 1772, मैथ्यू आर्नाल्ड का समय क्या है 1822, और क्रोचे का समय क्या है 1866 में है, ठीक है। उससे ज़्यादा अच्छा आप लोग तैयार कर सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है। घराऊ घटना, स्वतंत्रमा, परतंत्र लक्ष्मी, अद्भुत प्रायश्चित, अंगूठी का नगीना। क्रम लगाना है, बताइए कौन कौन सा है, एक बार पढ़ लो। तो उत्तर सही है, यही सही है। पहले नंबर पे घराऊ घटना ही थी, फिर स्वतंत्रमा, परतंत्र लक्ष्मी, फिर अद्भुत प्रायश्चित और अंगूठी का नगीना, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। देख लेते हैं एक बार, देखो घराऊ घटना किसकी रचना है भैया, सब लोग जानते हैं 1894 में आई थी, भुवनेश्वर की है। लाला राम मेहता शर्मा, याद रखना, इनकी रचना है स्वतंत्रमा, परतंत्र लक्ष्मी, 1899 में आई, बहुत अच्छी बात। ब्रजनंदन सहाय की रचना कौन सी, अद्भुत प्रायश्चित, 1906 में, ठीक। किशोरीलाल गोस्वामी की अंगूठी का नगीना 1918 में, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। ये याद नहीं होंगी मुझे मालूम है। ये देखो आपके सामने आत्मकथाएं हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित आत्मकथाओं का सही अनुक्रम क्या, अपने अपने पिंजरे, जूठन, मुर्दैया, शिकंजे का दर्द। देखो मुर्दैया तो हमारे में लगी है, डॉक्टर तुलसीराम की, कब आई थी। जूठन, इसमें सबसे पहले होनी चाहिए तो कौन सी होनी चाहिए, जूठन होनी चाहिए ना। अपने अपने पिंजरे, अच्छा अपने अपने पिंजरे है, फिर किसकी है, जूठन की, फिर मुर्दैया, फिर शिकंजे का दर्द, ठीक है। समय देख लेते हैं। अपने अपने पिंजरे कब आई थी, 1995 में मोहनदास नैमिष राय की है। जूठन कब आई थी, 1997 में ओम प्रकाश। ये दो जो हैं याद रखना, अपने अपने पिंजरे और जूठन, ये दोनों ही सबसे पहली आत्मकथाएं का दर्जा, इन दोनों में से कोई ना कोई पूछ ही लिया जाता, तो इन दोनों को याद रखना। मुर्दैया हमारे में लगी है, 2010 में आई थी। मणिकर्णिका इन्हीं का दूसरा पार्ट है, 2013 में। शिकंजे का दर्द याद रखना 2012 में सुशीला टागभोरे की है, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। ये देखो ये उपन्यास आगे, प्रकाशन वर्ष के अनुसार फणीश्वरनाथ रेणु के उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है। अब ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका, अभी 2024 में 15 का पेपर 2024 में भी रिपीट हुआ है क्वेश्चन, देख लो जाके। ये कुछ बस फ़र्क इतना है कि अब थोड़ा अलग अलग करके पूछता है। मैलांचल का समय क्या है, प्रति परिकथा, दीर्घ तपा और जुलूस, ठीक है, बताइए इसमें कौन सा होना चाहिए। सबसे पहले ऑप्शन नंबर A, B, C, D बताइए। तो मैलांचल का समय क्या है, 1954 में आया था, सब लोग जानते हो, ठीक है। चलो देखते हैं मैलांचल। देखो 1954 याद रखना, पूर्णिया, मेरीगंज, सब लोग जानते हैं, पढ़े हो आप लोग, ठीक है। प्रति परिकथा कब आई थी, इसी के बाद जस्ट 3 साल बाद आ गई, कब, 57 में। इसमें भी प्रांत पूर्णिया, जिले परानपुर का वर्णन है। फिर कौन सी आ गई, दीर्घ तपा, ये 1963 में। जुलूस 1965 में, पूर्वी पाकिस्तान का वर्णन है इसमें। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर के, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानी संग्रहों का सही अनुक्रम क्या है। 7वीं के बच्चे, फांसी, बिखरे मोती, दो बांके, बताइए कौन सी। तो सबसे पहले आई थी फांसी, फिर कौन सी आई थी, बिखरे मोती, फिर 7वीं के बच्चे, फिर कौन सी हो गई, दो बांके। चलो देख लेते हैं। फांसी का समय क्या है, 1929 में, जैनेंद्र की है, सब लोग जानते हैं। बिखरे मोती 1932 में आई थी, सुभद्रा कुमारी चौहान की कहानी है, बहुत अच्छी है। 7वीं के बच्चे 1935 में, राहुल शंकरत्यान, और दो बाकी 1936 में, भगवती चरण वर्मा की कहानी है, ठीक है। चलो अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, हम लोग थोड़ा तीव्रता के साथ पढ़ेंगे।
जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम क्या है? सोहनलाल द्विवेदी, श्याम नारायण पांडे, रामधारी सिंह दिनकर या श्याम नारायण गुप्त? बताइए। अब देखो ये जन्म काल के अनुसार पूछा है 2015 के समय में। अब नहीं खैर वैसा पूछता है प्रश्न ज़्यादा, पर देख ले तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। कौन सा उत्तर सही है इसका? सी। सबसे पहले कौन आए थे? सियाराम शरण गुप्त। आपको भी पता है ये मैथिली शरण गुप्त के भाई थे ना। फिर सोहनलाल द्विवेदी, फिर श्याम नारायण पांडे, फिर रामधारी सिंह दिनकर सबसे लास्ट में। इनका समय 1908 उठ के समय में हुआ था। देखो ये रहे, हाँ दिख लेगा। सियाराम शरण गुप्त 1894 में इनका जन्म, सोहनलाल द्विवेदी 1906 में, श्याम नारायण पांडे 1907 में और रामधारी सिंह दिनकर 1908 में। ठीक है, मैंने बताया था जन्म। आगे देखते हैं, कुछ क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्नलिखित दैनिक, इसी को कहते हैं डायरी। ठीक है, जो दैनिक लिखते हैं, इसी हम का सही कालानुक्रम क्या है? मेरे कॉलेज की डायरी, प्रवास की डायरी, दैनंदिना डायरी के कुछ पन्ने। ठीक है, तो कौन सा सबसे पहले कौन सी आई थी? सी नंबर। सबसे पहले कौन सी आई थी? दैनंदिनी डायरी के कुछ पन्ने, मेरी कॉलेज की डायरी और प्रवास की डायरी। किसकी? प्रवास की डायरी। इम्पोर्टेंट। सबसे पहले समय के अनुसार अगर देखना चाहते हैं तो देख लें। दैनंदिनी याद रखना कब आई थी? 1885 में। राधाचरण गोस्वामी की डायरी, बहुत इंपॉर्टेंट। डायरी के कुछ पन्ने 1940 में, ये घनश्याम बिड़ला की है। और मेरी कॉलेज की डायरी कब आई थी? 1954 में, धीरेन्द्र वर्मा। और प्रवास की डायरी, बहुत अच्छी बात, 1971 में आई थी, हरिवंश राय बच्चन की है। किसकी है? हरिवंश राय बच्चन की। चलो, पहले क्या था? पहले क्रम वाले ज़्यादा ही प्रश्न आते थे। ठीक है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित पत्र पत्रिकाओं का सही अनुक्रम क्या है? हरिश्चंद्र मैगजीन, आनंद कादम्बनी, नागरिक पुराणी पत्रिका और सरस्वती। आप देखो, इससे अगर आपको निकालना है तो समझो थोड़ा। नागरिक पुराणी पत्रिका कब आई थी? 1893 के समय में आई थी ना। 1893, 99, 97, यही 2000 के समय, 1900 के साथ में थी। सरस्वती पत्रिका तो देखो 1900 में निकली, चिंतामणि घोष ने निकाला। फिर 1902 में श्याम सुंदर दास आए। फिर 1903 में हमारे महावीर प्रसाद द्विवेदी आए। हरिश्चंद्र मैगजीन तो भारतचंद हरिश्चंद्र हो गए। तो आनंद कादम्बनी, ये कौन? सबसे पहले इन दोनों में से याद रखना, हरिश्चंद्र मैगजीन और आनंद कादम्बनी, दो में से कोई एक हो सकती है। देखते हैं। हाँ देखो, बिल्कुल सही लगा हुआ है। सबसे पहले हरिश्चंद्र मैगजीन, क्योंकि भारतचंद हरिश्चंद्र ने निकाली थी। उसके बाद आनंद कादम्बनी, फिर नागरिक पुराणी पत्रिका, फिर सरस्वती पत्रिका। ठीक, यही क्रम होगा। देख लेते हैं। हरिश्चंद्र मैगजीन, बहुत अच्छी बात। समय क्या भाई? 1873 में। कहाँ से निकलती थी? बनारस से निकलती थी, बहुत अच्छी बात है। आनंद कादम्बनी, ये किसकी है? प्रेमघन की, 1881 में आई। और कहाँ से? मिर्ज़ापुर से निकलती थी, बहुत अच्छी बात है। अगले बात करें तो नागरिक पुराणी पत्रिका, ये 1896 में आई थी। कहाँ से निकलती थी बच्चा? काशी से निकलती थी। ये त्रैमासिक पत्रिका थी, जो 3 महीने बाद पत्रिका निकलती है। चलो, सरस्वती कहाँ से निकलती थी? चिंतामणि घोष। मैंने कहा ना, चिंतामणि घोष ने सबसे पहले इसको निकाला था 1900 में। मासिक थी काशी से, इलाहाबाद से, दोनों जगह। पहले काशी से, फिर इलाहाबाद से। ठीक, देखो, फिर चिंतामणि घोष, महावीर प्रसाद द्विवेदी 1903 में बने थे। ये रहे, देखो 1900 में काशी से प्रकाशित होती थी। फिर कौन? सरस्वती पत्रिका। फिर इलाहाबाद से प्रकाशित होने लगी। कहाँ से? इलाहाबाद से प्रकाशित होने लगी। 1902 में इसके संपादक कौन बनते हैं? श्याम सुंदर दास बनते हैं 1900, तथा 1903 में इसके संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी बनते हैं। इस बात को याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या बात है, इसको याद लगाओ। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सम्मिलित करना है। जय मयंक जस चंद्रिका, ये किसकी होगी? पृथ्वीराज रासो, श्रावकाचार्य, नेमनाथ रास। ये मेरे ख्याल से हर व्यक्ति, हर बच्चे की जीवान पे रटे होने चाहिए। जय मयंक जस चंद्रिका, ये किसकी रचना हो गई? मधुकर कवि की है। पृथ्वीराज रासो सब लोग जानते हैं, चंद बरदाई की है। श्रावकाचार्य किसकी है? देवसेन की है, ऊपर लेके जाओ। और नेमिनाथ रास किसकी है? सुमतिगढ़ की है। किसकी है? सुमतिगढ़ की है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कौन सा है? बी। जय मयंक जैन से मधुकर, पृथ्वीराज रासो, चंद बरदाई। ठीक, समय के अनुसार देखना भी चाहें तो देख सकते हैं। 1168 मधुकर कवि, पृथ्वीराज रासो 1192 चंद बरदाई, और श्रावकाचार्य भैया 933 देवसेन, नेमिनाथ रास 1213 सुमतिगढ़। ठीक है,
चलो अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ सम्मिलित करना है। साहित्य लहरी, प्रेम वाटिका, रसमंजरी और भक्त नामावली। रसमंजरी किसकी है बताइए, साहित्य लहरी किसकी है बताइए। आपको पता है कि साहित्य लहरी किसकी हो गई, किसकी है? सूरदास की। सब लोग जानते हैं सूरदास की है साहित्य लहरी। ठीक। प्रेम वाटिका किसकी हो गई? ये रसखान की है। बहुत अच्छी। रसमंजरी किसकी हो गई? नंददास की है। भक्त नामावली किसकी हो गई? ध्रुवदास की। किसकी है? ध्रुवदास की। इम्पोर्टेंट है, याद रखना। चलो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कवियों को उनकी रचनाकारों के साथ सम्मिलित करना। आलम, घनानंदन ठाकुर, बोधा और द्विजदेव। सुजान हित प्रबंध, श्रृंगार लतिका, सौरभ, माधवानल, काम कंदला और ठाकुर ठसक इश्कनामा। देखो इश्कनामा तो एक है इश्क लता और एक है इश्कनामा, याद रखना इसमें। इश्कनामा शायद किसकी है? माधवानल, काम कंदला ये किसकी है? ठाकुर की हो, आलम की हो सकती है या ठाकुर की हो सकती है। देखें, देखो आलम की जो रचना है, मैंने कहा ना माधवानल, काम कंदला। और घनानंद की हमारी कौन सी हो गई? सब जानते हैं सुजान हित प्रबंध। ठाकुर की कौन सी रचना हो गई? ठाकुर की ठाकुर ठसक, सामने लिखा ही है। द्विजदेव की कौन सी हो गई? श्रृंगार। कौन सी हो गई? श्रृंगार लतिका। वही हम कह रहे थे कि इश्कनामा ये बोधा की है। किसकी है? ये रीतकाल के कवि हैं, इश्कनामा बोधा की है। देखो आलम की क्या कौन सी होगी? माधवानल, काम कंदला, घनानंद की सुजान हित प्रबंध और ठाकुर की कौन सी रचना होगी बच्चा? ठाकुर ठसक, बोधा की इश्कनामा। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। द्विजदेव की श्रृंगार वही रचना है। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, बताइए। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सम्मिलित करना। एक पतंग अनंत में, यहाँ से देखो बात बोलेगी आत्मजय। अब देखो इसमें सबसे अच्छी बात बता दूं, यहाँ से देखो अभी रचना पूछी गई कब? जून वाले में 2024। आत्मजयी तो ये हर बार कभी ना कभी पूछ ही ली जाती है। आत्मजयी किसकी है जानते हो? कुंवर नारायण की है ना। ये तो किसकी है? कुंवर नारायण की। डी का दूसरा कहाँ मिल रहा है? अच्छा 2 में मिल रहा है, शिव डी में। यहाँ से देखो ये रचना हो सकती है आपकी किसकी? शमशेर बहादुर सिंह या केदारनाथ सिंह। अभी तो बात बोलेगी, याद रखना। ये हो जाएगा शमशेर बहादुर सिंह की। सी का पहला नहीं, सी का अशोक वाजपेयी। ठीक है, हाँ आत्मजयी कुंवर नारायण की थी। ठीक है, बात बोली तो इसका कौन सा उत्तर हो जाएगा? कौन सा? डी वाला है ना। तो एक पतंग अनंत ये किसकी रचना है बच्चा? अशोक वाजपेयी की। भी याद रखना। यहाँ से देखो ये रचना पूछी जा चुकी है। ठीक है, ये यहाँ से देखो पूछी जा चुकी है। किसकी है? केदारनाथ सिंह की है। इम्पोर्टेंट है, केदारनाथ सिंह की है, पूछी जा चुकी है। बात बोलेगी ये शमशेर बहादुर सिंह की है। और आत्मजयी तो हमने बता ही दिया कुंवर नारायण की। ये कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। ठीक है, एक पतंग अनंत याद रखना कब है? 1984। यहाँ से देखो 1999। बात बोलेगी 1981। आत्मजयी 65 में। जल सागर कब? 1973 में। एक पतंग अनंत किसकी हो गई? अशोक वाजपेयी की। यहाँ से देखो केदारनाथ जो है सिंह की। अच्छा अशोक वाजपेयी की रचना का रचनाएँ क्यों पूछता है? क्योंकि उनको साहित्य अकादमी मिल चुका है, आपको भी पता है। ठीक है, आत्मजयी कुंवर नारायण की है, जल सागर श्रीकांत वर्मा की है। अगली बात करते हैं। देखो निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सम्मिलित करना है। सूखी डाली, कारवां, बादल की मृत्यु, एक घोट। देखो ये लगभग में सभी एकांकी हैं। ठीक है, तो बादल की मृत्यु किसकी है? रामकुमार वर्मा की हो सकती है ना। ये तो देखो बादल की मृत्यु किसकी है? रामकुमार वर्मा। और एक घूट तो सब लोग जानते हैं जयशंकर प्रसाद की है ना। एक घूट, हाँ
तो सी का पहला और डी का दूसरा, पहला दूसरा देख लेते हैं सी के बाद, पहला और दूसरा, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? सी। ठीक, तो सूखी डाली सब लोग जानते हैं किसकी है, किसकी है? ए का तीसरा उपेंद्र नाथ अस की है। कारवां बहुत अच्छी कहानी है, एकांक की है, किसकी है? भुवनेश्वर प्रसाद की। बादल की मृत्यु तो हमने बता ही दिया, राम कुमार वर्मा की है। और एक घूंट किसकी है? जयशंकर प्रसाद की। ठीक है, चलो देख लेते हैं। फिर भी सूखी डाली 1941 में किसकी है? उपेंद्र नाथ की। कारवां किसकी है? 1935 में भुवनेश्वर प्रसाद की। बादल की मृत्यु किसकी है? 1930 में राम कुमार वर्मा। एक घूंट किसकी हो गई है? 1930 में जयशंकर प्रसाद। मैं तुम्हें क्षमा नहीं करूँगा, मैं क्या करूँ? नहीं क्षमा करोगे, 1986 विष्णु प्रभाकर की है। किसकी है? विष्णु प्रभाकर की। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सम्मिलित करना है। मेरी आत्म कहानी, राम वृक्ष बेनीपुरी, अविस्मृत की रेखाएं, शिवनंदन सहाय। देखो ये सब उनकी आत्मकथाएं हैं, हम लोग यहाँ से देख लें। माटी की मूर्तें सब लोग जानते हो, राम वृक्ष बेनीपुरी की है, अभी आपके पेपर में भी लगी हुई है, तो इसी से भी निकाल सकते हो। सी का पहला, जहाँ मिल जाए वही है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी। कौन सा है? बी वाला। देख लेते हैं सी का कौन सा है। जल्दी जल्दी इसीलिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि समय नहीं है। तो श्याम सुंदर दास की देखो आत्म कौन सी है? मेरी आत्म कहानी, जो कि 1941 में ही थी, आत्मकथा है। महादेव वर्मा की स्मृति की रेखाएं, बहुत इंपॉर्टेंट, 1947 में ही थी, रेखा चित्र है ये, बहुत अच्छी बात। राम वृक्ष बेनीपुरी, माटी की मूर्ति, ये भी रेखा चित्र 1946 में, 11 रजिया वगैरह सब उसी में है। और शिवनंदन सहाय हरिश्चंद्र की 1905 में थी, जीवनी है। दूसरी कन्हैयालाल मिश्र की कौन सी? माटी हो गई सोना, ये बहुत अच्छे याद रखना, ये रेखा चित्र, इसको तो याद ही रखना, 1959 में आई थी। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, ये प्रश्न है, निम्नलिखित लेखिकाओं को उनके रचनाओं के साथ सम्मिलित करना है। ममता कालिया, नासिरा शर्मा, चित्रा मुद्गल और अलका सरावगी। देखो इसमें कोई नहीं जानता, इसमें सबसे अच्छी बात मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे ममता कालिया और एक और इन्हीं के जो पति हैं, महेंद्र भल्ला ऐसे करके नाम है, ठीक है। दोनों पति पत्नी हैं और दोनों एक दूसरे के खिलाफ उन्होंने रचनाएं लिखी हैं। ममता कालिया ने लिखा एक पत्नी के नोट्स, इनके पति नाराज हुए, उन्होंने लिखा एक पति के नोट्स, ठीक है। तो ममता कालिया की कौन सी रचना होगी? एक पत्नी के नोट्स, बिल्कुल याद रखना। और एक का कौन सा हो गया? 3 नंबर, एक का तीसरा देखते हैं, एक का तीसरा पहले में है, ठीक। तो ममता कालिया कौन सी हो गई? एक पत्नी के नोट्स। नासिरा शर्मा की कौन सी हो गई? कौन सी? जिंदा मुहावरे। चित्रा मुद्गल की क्या हो गई? कौन सी रचना हो गई? जमीन, एक जमीन अपनी। देखो एक है रचना एक जमीन अपनी, और एक रचना आपको मिलेगी जमीन तो अपनी थी, वो अलग है, ये अलग है, ठीक है। अलका सरावगी की इनकी कौन सी रचना है? शेष कादम्बरी, ठीक है। देखो इसमें मिलेगा आपको। ममता कालिया एक पत्नी के नोट्स 1997, नासिरा शर्मा जिंदा मुहावरे 1993, चित्रा मुद्गल याद रखना एक जमीन अपनी 1990, हाँ। अलका सरावगी देखो शेष कादम्बरी 2001, महेंद्र भल्ला, मैंने कहा ना महेंद्र भल्ला इनका नाम, एक इन्होंने लिखा एक पति के नोट्स 1967 में। निम्नलिखित काव्यशास्त्री कृतियों को उनके आचार्यों के साथ सम्मिलित करना है, ठीक है। औचित्य विचार चर्चा, ध्वन्यालोक, श्रृंगार प्रकाश, काव्य मीमांसा, किसकी किसकी कौन सी रचना? ध्वन्यालोक तो सब लोग जानते होंगे किसकी है। औचित्य विचार किसकी है? क्षेमेंद्र की है ना। तो ए का 5वां देख लेते हैं पहले, ए का 5वां किस में है? ए का 5वां पहले में ही मिल गया, ठीक है। बस इसी को उत्तर लगा के बढ़ जाएंगे। फिलहाल रचना देख लेते हैं। क्षेमेंद्र की कौन सी रचना है? औचित्य विचार चर्चा। आनंदवर्धन की कौन सी होगी? ध्वन्यालोक। ध्वन्यालोक लोचन अगर पूछे जाएगा, वो है अभिनव गुप्त की, जो टीका लिखी गई थी इसी पे, और ये है ध्वन्यालोक सिर्फ, ठीक है। भोजराज की रचना रखना श्रृंगार प्रकाश। राजेश्वर की कौन सी है? काव्य मीमांसा, ठीक है। साहित्य मीमांसा अलग है, काव्य मीमांसा अलग है।
ठीक है। भट्टनायक ने कौन सी लिखी? हृदय दर्पण और सहृदय दर्पण। 39 नंबर प्रश्न देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित आलोचना ग्रंथों के उनके आलोचकों के साथ सम्मिलित करना है। हिंदी साहित्य के 80 वर्ष, शब्द और मनुष्य, आज्ञे वागृत वैभव, लोकवादी तुलसीदास। बताइए किसकी कौन सी है? हिंदी साहित्य के 80 वर्ष बताइए। यहाँ मैं आपको कोट भी दे रहा हूँ, ठीक है, बताए। देखो हिंदी साहित्य के 80 वर्ष किसकी है? शिवदान सिंह चौहान की। शब्द और मनुष्य किसकी है? ये तो सब लोग जानते हैं, परमानंद श्रीवास्तव की है। आज्ञे वागर्थ वैभव किसकी हो गई? किसकी होगी? रमेश चंद्र शाह की। बाकी बचे लोकवादी तुलसीदास, इनकी रचना कौन सी है? इन्होंने किसने लिखा है? विश्वनाथ त्रिपाठी। ठीक है, चलो ये रहे रचना आपके सामने। हिंदी साहित्य के 80 वर्ष 1954, शिवदान सिंह चौहान, शब्द और मनुष्य 1988, परमानंद श्रीवास्तव, आज्ञे वागर्थ वैभव 1995, रमेश चंद्र शाह, लोकवादी तुलसीदास 1974, विश्वनाथ त्रिपाठी, शब्द और स्मृति 1976, निर्मल वर्मा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं आपके सामने कि निम्नलिखित नाटककारों को उनके नाटकों के साथ सम्मिलित करना है। हरिकृष्ण प्रेमी, गोविंद वल्लभ पंत, लक्ष्मी नारायण मिश्र, चंद्रगुप्त विद्यालंकर। ठीक है, बताइए कौन कौन सी? देखो रक्षाबंधन किसकी है? सब लोग जानते हैं हरिकृष्ण प्रेमी की है। ठीक, तो ए का कौन सा हो सकता है? चौथा, इसी से मिला लो। ए का चौथा, ए का चौथा किस में है? पहले दूसरे में है। ठीक है, चलो इनकी रचना देख लेते हैं। हरशंकर परसाई की रचना कौन सी है? रक्षाबंधन, जो कि 1934 में आई। गोविंद वल्लभ पंत की कौन सी रचना है? अंगूर की बेटी, जो कि 1937 में है। लक्ष्मी नारायण मिश्र की कौन सी हो गई? सन्यासी, जो कि 1930 में है। चंद्रगुप्त विद्यालंकर की रचना अशोक है, जो कि 1935 में। सेठ गोविंददास कर्तव्य, इनकी रचना 1938 में है। बहुत अच्छी बात है, याद रखना। ठीक है, ये गद्यांश है। गद्यांश जानते हैं हम लोग, नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि गद्यांश कितना भी पढ़ के जाओ वहाँ आपको नया ही गद्यांश मिलने वाला है। ठीक है, पूरे इसमें 5 प्रश्न स्थापना वाले हैं। ठीक है, तो ये हमारे प्रश्न जो साहित्य की रचनाएं थी वो देख लिए। अब अगला जो हमारा है 2015 का है, इसमें भी 50 ही प्रश्न होंगे। ठीक है।